बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस फाइनेंस के इस लेक्चर में हम रेशोज एंड कैलकुलेशन की कुछ प्रैक्टिस शामिल करेंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं रेशोज को हल करने के लिए। बनाबे कार्टेज कंपनी हैज करंट एसेट्स ऑफ $8 लाख। ये कंपनी का नाम बताया गया है कि उनके करंट एसेट्स की मिकदार इस वक्त $8 लाख है। एंड करंट लायबिलिटीज आर 5 lakhs और करंट लायबिलिटीज की मिकदार 5 लाख है। What effect would the following transactions have on the firm's current ratio? नीचे जो हम कुछ ट्रांजैक्शंस बता रहे हैं तो इनका करंट रेशो पे क्या असर पड़ेगा। पहले तो करंट रेशो आपको मालूम करनी है, उस करंट रेशो के बाद स्टेट द रिजल्टिंग फिगर्स, उन रिजल्टिंग फिगर्स को हमें लिखना है। ए में कह रहे हैं कि 2 न्यू ट्रक्स आर परचेज फॉर अ टोटल ऑफ $1 लाख इन कैश। हमने 2 नए ट्रक खरीदे हैं जिनकी $1 लाख इन कैश हमने अदा किए। ये सब चीज़ें हम करेंगे इसकी कैलकुलेशंस में। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जो करंट रेशो है उसका फार्मूला क्या है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है सेल्फ करेक्शन 1 और रिक्वायरमेंट 1। करंट रेशो is equal to current assets divided by current liabilities। करंट एसेट्स को अगर हम करंट लायबिलिटीज पे डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाता है करंट रेशो का। तो जो हमें अमाउंट्स दी गई हैं, अगर उन्हीं अमाउंट्स को हम सामने रखें तो हमारे पास जो रेशो का पहला जवाब आएगा वो ऐसे होगा कि हमारे पास करंट एसेट्स की मिकदार है $8 लाख और करंट लायबिलिटीज की मिकदार है $5 लाख। तो इन दोनों को हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। करंट एसेट्स हैं 8 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख एंड इट विल बी इक्वल टू, इसका आंसर क्या है। पहले हम इसका बुनियादी आंसर कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम इसके बाकी आंसर्स पे जा सकते हैं। 8 डिवाइडेड बाय 5 1.6 ये इसकी रेशो है, यानी कि करंटली हमारे पास जो रेशो है करंट रेशो की एट स्टेटस वो है 1.6। बाकी जो चेंजेस आई हैं करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटीज में बाकी केसेस में वो बाद में आएंगी। पहला जो बेसिक आंसर है वो 1.6 है। अब हमें देखना है केस नंबर ए में 2 न्यू ट्रक्स आर परचेज फॉर अ टोटल ऑफ 1 लाख इन कैश। हमने $1 लाख कैश अदा कर दिए और 2 ट्रक्स खरीद लिए। अब हमें देखना है क्या हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्या चेंजिंग आएंगी। हम लोग जानते हैं कि ट्रक्स करंट एसेट नहीं होते, ये फिक्स एसेट्स होते हैं। अगर ये फिक्स एसेट होते हैं तो इसका मतलब कि फिक्स एसेट्स में तो तब्दीली आ सकती है, लेकिन करंट एसेट जो इस वक्त हमारा मसला है, करंट एसेट्स में ट्रक परचेज करने से तब्दीली नहीं आएगी। किस वजह से चेंज आएगा? चेंज आएगा इस कैश की वजह से जो आपने अदा किया है, क्योंकि कैश करंट एसेट है। हर ट्रांजैक्शन के हम जानते हैं कि 2 इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट है कि ट्रक्स खरीदे गए तो फिक्स एसेट्स में इजाफा हुआ है, और दूसरा इफेक्ट हमें नजर आ रहा है कि $1 लाख कैश अदा किया गया है, मींस कैश में कमी आई है, और कैश हमारा करंट एसेट है। इसका मतलब कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से करंट एसेट्स में कमी आई है। करंट एसेट्स में आने वाली कमी को हम अपने फार्मूले में रिफ्लेक्ट करेंगे। अब जो ए केस इसका हल किया जाएगा उसमें हमें जब करंट रेशो का आंसर कैलकुलेट करना होगा उसी फार्मूले के तहत जो हमने ऊपर लिखा है, उसी फार्मूले के तहत हमारे पास अब करंट एसेट्स में से $1 लाख कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने कैश अदा कर दिया ट्रक की परचेज का। तो $8 लाख में से $1 लाख हमें माइनस करने होंगे। इस ट्रांजेक्शन की वजह से $1 लाख कम हो गए। बाकी लायबिलिटीज में तो कोई चेंज नहीं आया, इसलिए वो 5 लाख ही रहेंगी। ये हमारा इफेक्ट बनेगा ए की वजह से। इसका हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं कि अब
इस ट्रांजेक्शन के बाद हमारी करंट रेशियो जो है वो कितनी हो जाएगी, वो बन जाएगा 8 - 1 7 लाख, मीन्स ये बन जाएगा 7 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख। तो इसका आंसर अब चेंज होके हो गया 1.4, यानी करंट रेशो जो है वो पहले से कम हो गई। वजह क्या है कि हमारे एसेट्स में कमी आ गई है, करंट एसेट्स में। उसके बाद है नेक्स्ट बी, कंपनीज बोरोस $1 lakh short term to carry an increase in receivables of the same amount। क्या किया है कंपनी ने बोरो किया है 1 लाख शॉर्ट टर्म के लिए। अगर कंपनी ने 1 लाख शॉर्ट टर्म के लिए बोरो किया है तो इससे करंट लायबिलिटीज में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लोन है और शॉर्ट टर्म लोन करंट लायबिलिटीज का हिस्सा होता है। तो 1 लाख रुपए हमारी लायबिलिटी में इजाफा होगा। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, टू कैरी एन इंक्रीज इन रिसीवेबल्स ऑफ द सेम अमाउंट। इससे सेम अमाउंट में हमारा रिसीवेबल 1 लाख रुपए बढ़ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कि हमें एक इंक्रीज देखना है जो रिसीवेबल में आ रहा है सेम अमाउंट का। इसको रिसीवेबल्स, अकाउंट्स रिसीवेबल हमारे करंट एसेट्स होते हैं, तो करंट एसेट्स में 1 लाख का इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ हमारी करंट लायबिलिटीज में भी 1 लाख का इजाफा हो रहा है। हमने एक तरफ लोन लिया है और दूसरी तरफ हमने 1 लाख रुपए रिसीवेबल के बरकरार किए, उसमें इजाफा किया। मीन्स हमें पैसे चाहिए थे, हमने उधार में माल बेच दिया, अब वो 1 लाख रुपए रिसीवेबल्स में इजाफा हो गया। उस 1 लाख रुपए के रिसीवेबल्स को बराबर करने के लिए हमें 1 लाख रुपए का लोन लेना पड़ा। तो लोन्स में भी इजाफा, शॉर्ट टर्म लोन्स में इजाफा होने से करंट लायबिलिटी बढ़ गई और शॉर्ट टर्म अपने अकाउंट्स रिसीवेबल में इजाफा होने से करंट एसेट्स भी 1 लाख रुपए बढ़ गए। मतलब दोनों साइड्स पे 1-1 लाख का इजाफा हो जाएगा। तो हमारे पास जो बुनियादी अमाउंट्स हैं 8 लाख और 5 लाख, इन दोनों में 1-1 लाख रुपए का इजाफा होगा। अब हम इसका बी केस जब हल करेंगे, बी में हम करंट रेशो हल करेंगे। इस रेशो में हमें हल करते हुए क्या करना होगा, इस 8 लाख जो बुनियादी अमाउंट है, इस अमाउंट में 1 लाख रुपए रिसीवेबल्स की वजह से इजाफा करना होगा और लायबिलिटीज की अमाउंट है 5 लाख। उस 5 लाख में भी हमें 1 लाख रुपए का इजाफा करना होगा। हम लायबिलिटीज में 1 लाख का इजाफा कर रहे हैं क्योंकि हमने लोन लिया हुआ है, और एसेट्स में 1 लाख का इजाफा कर रहे हैं क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा हो गया। तो इसका अब जो नेट इफेक्ट आएगा, वो नेट इफेक्ट हमारे पास सामने आ जाएगा क्या, कि 8 लाख प्लस 1 लाख 9 लाख एंड 5 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 6 लाख। तो ये बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 1, 9 डिवाइडेड बाय 6, तो 9/6 ये बन जाएगा 1.5। तो इससे हमारी करंट रेशो का न्यू आंसर आएगा 1.5। ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो हमें इसमें ऐड करने हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे सी पे। सी में क्या इफेक्ट्स आते हैं, सी में कह रहे हैं एडिशनल कॉमन स्टॉक ऑफ 2 लाख इज सोल्ड। 2 लाख रुपए कॉमन स्टॉक के हमने जो है वो हासिल किए। अगर कॉमन स्टॉक मतलब शेयर्स जारी कर दे कंपनी, कॉमन स्टॉक शेयर्स को कहते हैं, तो शेयर्स अगर कंपनी जारी कर दे तो 2 लाख रुपए कैश कंपनी को मिलेगा और उससे कॉमन स्टॉक में इजाफा हो जाएगा। अगर कॉमन स्टॉक में इजाफा होता है तो कॉमन स्टॉक तो करंट लायबिलिटी नहीं होते, ना करंट एसेट्स होते हैं, इसलिए कॉमन स्टॉक में इजाफे का करंट एसेट्स पे और करंट लायबिलिटी दोनों पे असर नहीं पड़ता। लेकिन ये 2 लाख रुपए अगर आप हासिल करते हैं तो कैश जरूर बढ़ेगा। आगे कुछ बात लिखी गई है, क्या है कि एंड द प्रोसीड्स, मतलब वो जो कैश मिला इस 2 लाख के शेयर को जारी करके, इन द एक्सपेंशन ऑफ सेवरल टर्मिनल्स, हमने वो 2 लाख रुपए लगा दिए। कहाँ लगा दिए, वो हमने कुछ टर्मिनल्स में एक्सपेंशन करनी थी, वहां लगा दिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक तरफ कॉमन स्टॉक जारी करके कैश जो वसूल किया, वही कैश हमने फॉरेन टर्मिनल्स की एक्सपेंशन पे खर्च कर दिया। तो इफेक्ट तो सिर्फ एक ही हुआ था, वो ये कि कैश अकाउंट में इजाफा हुआ था करंट एसेट्स में, और करंट लायबिलिटी या करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आया था। ये 2 लाख रुपए जो इजाफा हुआ था, वो 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट्स पे लगा दिए। मीन्स के 2 लाख रुपए आए और चले गए, रेशियोज पे इसका कोई असर नहीं होने वाला,
क्योंकि करंट एसेट में 2 लाख को जो इजाफा हुआ था वो थोड़ी देर बाद कमी आ गई, तो करंट एसेट्स फिर वहीं आ गए। कॉमन स्टॉक चूंकि करंट एसेट नहीं है, इसमें जो इजाफा हुआ होगा उसको करंट रेशो में डील नहीं कर सकते, क्योंकि करंट रेशो में किसी भी जगह करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स के अलावा और कुछ नहीं है, यानी कि शेयर होल्डर इक्विटी इसमें नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कॉमन स्टॉक के फैक्ट को भी नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे जो सी में करंट रेशो आएगी वो करंट रेशो इसके ओरिजिनल अमाउंट के बराबर आएगी। ओरिजिनल से मुराद जो बेस केस है उसी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम लिखेंगे नो चेंज इन फर्स्ट रेशो। पहली रेशो जो हमने कैलकुलेट की है उसमें इसका कोई चेंज नहीं आएगा। वो चेंज ना आने की वजह मैं बता दी कि 2 लाख रुपए आपने कैश वसूल किए थे, करंट एसेट्स में इजाफा हुआ था, लेकिन वही 2 लाख रुपए आपने टर्मिनल्स की एक्सपेंशन पे खर्च कर दिए, लिहाजा अब कोई मजीद डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट है मेरे पास डी, द कंपनी इंक्रीजेस अकाउंट्स पेबल टू पे अ कैश डिविडेंड ऑफ 40,000 आउट ऑफ कैश। कंपनी ने 2 काम किए हैं इसमें। कंपनी ने अपने अकाउंट्स पेबल में इजाफा बरकरार रखा, इजाफा कर लिया, किस लिए? टू पे कैश डिविडेंड ऑफ 40,000। कंपनी ने कैश डिविडेंड देना था 40,000, वो 40,000 का कैश डिविडेंड दिया और उसकी खातिर पेबल्स में इजाफा बर्दाश्त किया। इसका मतलब कि यहाँ पे 2 चीजें हो रही हैं। एक तो हम कैश डिविडेंड पे कर रहे हैं, जब आप कैश डिविडेंड पे करते हैं तो कैश पे करते हैं, और कैश पे करने का मतलब ये है कि करंट एसेट्स में कमी आई है। अगर करंट एसेट्स में 40,000 की कमी आई है तो दूसरा देखें कि हमने उसके बदले क्या किया कि अकाउंट्स पेबल में इजाफा कर लिया। अगर अकाउंट्स पेबल आपने इजाफा किया है तो इसका मतलब अकाउंट्स पेबल करंट लायबिलिटीज का हिस्सा है, तो यहां से आपकी करंट लायबिलिटीज में भी इजाफा हो जाएगा। तो 2 चीजें हमारे पास नजर आ रही हैं, एक तरफ हमें करंट लायबिलिटीज में इजाफा नजर आ रहा है और दूसरा हमारे पास करंट एसेट्स में कमी नजर आ रही है, यानी कि 40,000 कैश में कम होगा और 40,000 पे लायबिलिटी में इजाफा होगा। तो हम अपनी करंट रेशियोज को इसके अकॉर्डिंगली सेट कर देंगे। करंट रेशो इज इक्वल टू, अब करंट एसेट्स कितने रह जाने चाहिए? 8 लाख हमारे पास बेसिक करंट एसेट्स हैं, इसमें 40,000 का कैश अदा होने से 40,000 की कमी आएगी, और लाइबिलिटीज जो कि 5 लाख थी बेसिकली, उस 5 लाख में 40,000 का इजाफा होगा, क्योंकि हमने अपने अकाउंट्स पेबल को बढ़ा लिया। तो इसका जब आंसर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ देखते हैं कि नई अमाउंट्स हमारे पास आ जाती हैं, और उन नई अमाउंट्स में ये अमाउंट बन जाएगी 7,60,000, और इसको डिवाइड करेंगे इस नई अमाउंट पे 5,40,000। तो अब इसके बाद हमें रेशो का नया आंसर मिल जाएगा 760 डिवाइडेड बाय 540, ये आ जाता है जी 1.407। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये जो डिजिट हैं 0 के बाद 7, ये 5 से ग्रेटर डिजिट है। हमें इसको अप्रोक्सीमेट अगर करना है तो हमें इस 0 को नेक्स्ट डिजिट में शिफ्ट करना होगा, तो ये आंसर बनेगा 1.41। तो ये इसका आंसर है 1.41। ये हमारा रेशियोज का फर्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम, ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे, मजीद कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। जी, प्रॉब्लम्स में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द डेटा फॉर वेरियस कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्रीज आर एज फॉलोज। कुछ इंडस्ट्रीज हैं, सेम इंडस्ट्रीज हैं, कुछ कंपनीज हैं उस इंडस्ट्री में, उनके कुछ डेटा हमारे पास है, जैसे कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, डी, ई और एफ। ये हमारे पास मुख्तलिफ जो कंपनीज की तादाद 6 कंपनियां हमारे पास मौजूद हैं। इन कंपनीज के सेल्स और टोटल एसेट्स और नेट इनकम, ये 3 डेटा हमें दिए गए हैं, और रिक्वायर क्या किया गया है? डिटरमिन द टोटल एसेट टर्नओवर। आपने इसमें से टोटल एसेट्स टर्नओवर फाइंड आउट करना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन फाइंड आउट करना है, और अर्निंग पावर फॉर ईच ऑफ द कंपनीज, इन कंपनीज की अर्निंग पावर फाइंड करनी है।
तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें दी गई और ये तीनों चीजें इन्हीं तीनों फार्मूला में इस्तेमाल होती हैं। हमारे पास जो फर्स्ट वन है वो है टोटल एसेट टर्नओवर। इस टोटल एसेट टर्नओवर में हम सेल्स को डिवाइड करते हैं टोटल एसेट्स पे। मींस के हर कंपनी का सेल्स का फिगर उसके एसेट्स के फिगर पे डिवाइड होगा। ए का भी उसके साथ बी का ये सेल्स का फिगर इसके एसेट्स के फिगर पे डिवाइड होगा। तो टोटल एसेट टर्नओवर आता जाएगा हर कंपनी का, ए बी सी डी ई एफ तक हर कंपनी का हमारे पास टोटल एसेट टर्नओवर आता जाएगा। दूसरा फार्मूला है नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला है कि हमें नेट इनकम को सेल्स पे डिवाइड करना होता है। तो ये हमारे पास नेट इनकम के आंसर्स दिए गए हैं हर कंपनी के, 6 कंपनीज के। इन नेट इनकम के आंसर्स को, हर कंपनी के नेट इनकम के आंसर को हमें हर कंपनी के सेल्स के आंसर्स पे डिवाइड करना है। मींस कंपनी ए है तो कंपनी ए का नेट इनकम 0.07 डिवाइड होगा कंपनी ए की सेल्स पे 10 पे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट मार्जिन। इसके बाद एक फार्मूला है जिसको उसने नाम दिया है अर्निंग पावर का। अर्निंग पावर से मुराद फार्मूला होता है रिटर्न ऑन एसेट्स। मींस रिटर्न ऑन एसेट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसी को हम अर्निंग पावर भी कहते हैं। तो रिटर्न ऑन एसेट्स का मतलब रिटर्न यहाँ पे नेट इनकम है, रिटर्न से मुराद यहाँ पे नेट इनकम। तो ये तमाम कंपनीज की नेट इनकम दी हुई है। इनमें से हर कंपनी की नेट इनकम को हम बारी बारी उसके टोटल एसेट्स पे डिवाइड करते जाएंगे। हर कंपनी का टोटल एसेट हमारे सामने, मींस कि जब कंपनी ए को हल करेंगे तो कंपनी ए का नेट इनकम डिवाइड करेंगे उसके टोटल एसेट पे। 0.7 को डिवाइड किया जाएगा 8 पे। जब कंपनी को बी को हल करेंगे, बी का अर्निंग पावर कैसे आएगा कि बी का नेट इनकम डिवाइड करेंगे बी के टोटल एसेट्स पे। तो ये 3 फार्मूले हमारे पास हैं। इनमें से इसको कैसे हल करना है वो एक सैंपल मैं आपके सामने रख देता हूँ। प्रॉब्लम 1, यहाँ पे हम एक टेबल ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, ई और एफ। और इसके अलावा यहाँ पे हम अपने फार्मूलाज लिखेंगे। जो हमारे पास 3 फार्मूला रिक्वायर्ड है। सबसे पहले है टोटल एसेट्स टर्नओवर। तो टोटल एसेट्स टर्नओवर का फार्मूला इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सेल्स को अगर हम टोटल एसेट्स पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास टोटल एसेट टर्नओवर आ जाता है। दूसरा रिक्वायर्ड है इसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला इज इक्वल टू नेट इनकम। हमारे पास नेट इनकम दी होती है, हम उस नेट इनकम में से इनकम को डिवाइड कर देते हैं सेल्स की अमाउंट पे और मल्टीप्लाई करते हैं उसके आंसर को 100 से। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड वन रिक्वायर्ड है वो है अर्निंग पावर। अर्निंग पावर बेसिकली यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट्स है। रिटर्न ऑन एसेट्स मींस कि नेट इनकम के फिगर को हमें डिवाइड करना है एसेट्स, टोटल एसेट्स के फिगर पे, और इसके आंसर को भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है ताकि हम रिटर्न को परसेंटेज में लिख सकें। रिटर्न को परसेंटेज में लिखा जाता है। ये 3 फार्मूले हमारे पास आ गए। अब हर कंपनी का डेटा हम यहाँ पे हल करते जाएंगे और उसका आंसर साथ साथ में दर्ज करते जाएंगे। The first one
जिसमें हमें करना है कि टोटल सेल्स के फिगर को टोटल एसेट्स के फिगर पे डिवाइड करना है। मींस सेल है 10 और एसेट्स हैं 8, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे 10 को डिवाइड करना है 8 पे। उसके बाद जो भी उसका आंसर आएगा वो हम आंसर इसके सामने लिख देंगे। जैसे हम इसको हल करते हैं 10 डिवाइडेड बाय 8, तो आ गया 1.25। इस 1.25 को इसके रिस्पेक्टिव आंसर में लिख देंगे। इसी तरह से कंपनी ए का हमारे पास दूसरा फार्मूला है कि हमने नेट इनकम को डिवाइड करना है सेल्स पे और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स, नेट इनकम हमारे पास है 0.7 और सेल की अमाउंट है 10, तो हम अपने कैलकुलेटर पे 0.7 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, 0.07 आ जाएगा। इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 7% आता। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, योर सॉल्विंग इज 0.7 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 7%। तीसरा फार्मूला इस ए कंपनी का है अर्निंग पावर, नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो ये हमारे पास नेट इनकम है 0.7 और एसेट्स है हमारे पास 8, मींस 0.7 को 8 पे डिवाइड करना और 100 से मल्टीप्लाई कर देना ताकि परसेंटेज बन जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.7 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 100। आप फार्मूले में अटैच्ड है तो साथ साथ चाहे लिखें चाहे ना, आंसर आपको मिल जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 करने से। 0.7 divided by 8 multiplied by 100, 8.75, 8.75%। multiplied by 100। जी ये हम हल करते जा रहे हैं। कंपनी ए को जैसे हमने हल किया इसी तरह हम कंपनी बी को हल करेंगे, इसी तरह से कंपनी सी को हल करेंगे। तो ये तमाम कंपनीज के आंसर जिस पैटर्न पे हमने ए के लिए हासिल किए हैं वैसे ही हम बी के लिए, सी के लिए हल करेंगे। जैसे अगर हम नेक्स्ट देखें बी में, तो सेल्स को टोटल एसेट्स पे हम डिवाइड कर रहे हैं। हम सारे कंपनीज के फार्मूला को एक ही बार हल कर सकते हैं, उसके बाद दूसरा फार्मूला सारी कंपनीज के लिए, फिर इसी तरह भी हमें ये तमाम चीज़ें मुकम्मल करनी है। सेल्स को डिवाइड करें अगर टोटल एसेट्स पे, तो इस बी कंपनी की सेल है 20 और इसके एसेट्स हैं 10, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू ऑब्वियसली आंसर 2 आएगा। इसी तरह से सी कंपनी में 8 डिवाइडेड बाय 6, 8 को आप 6 पे डिवाइड कर दें, ये 1.33 आंसर आता है। यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1.33। इसी तरह से कंपनी डी में 5 डिवाइडेड बाय 2.5, 5 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू, इट्स क्लियरली 2, इसका जवाब 2 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 4, सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट्स, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3। फिर आखिरी कंपनी को देखेंगे, आखिरी कंपनी में है 17 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 8। ये हम हल कर देते, 17 डिवाइडेड बाय 8 2.125,
ये हमने तमाम कंपनीज का टोटल एसेट टर्नओवर कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से हम तमाम कंपनीज का नेट प्रॉफिट मार्जिन यानी कि नेट इनकम डिवाइड बाय सेल्स को हल करेंगे और फिर हम कंपेयर करते जाएंगे किस कंपनी की परफॉर्मेंस दूसरी कंपनी से बेहतर है या कम। अभी हम अगर टोटल एसेट टर्नओवर को देखें तो कंपनी ए का टोटल एसेट टर्नओवर 1.25 है, कंपनी बी का 2 है, कंपनी सी का 1.33 है, कंपनी डी का 2 है, कंपनी ई का 3 है और कंपनी एफ का 2.125, जिसमें सबसे ज्यादा टोटल एसेट टर्नओवर 3 कंपनी ई का है। तो ये बता रहा है कि कंपनी ई ने अपने एसेट्स के अगेंस्ट 3 गुना सेल हासिल की है, जो कि कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस को शो करता है। ये फिगर जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा आप अपनी बेहतर परफॉर्मेंस को शो कर रहे हैं कि आप अपने एसेट्स में से एसेट्स की बुनियाद पर कितना कमा रहे हैं, उसमें आप कितनी सेल, कितने गुना सेल हासिल कर रहे हैं। तो टोटल एसेट टर्नओवर बता रहा है कि आपने अपने एसेट से 3 गुना ज़्यादा सेल हासिल की है। उसके बाद हमारे पास आंसर है एफ का, जिसमें लिखा हुआ है 2.125। उसके बाद परफॉर्मेंस एफ की है, जहां पे बताया जा रहा है कि 8 अगर डॉलर्स मिलियन डॉलर एसेट्स है तो 17 मिलियन डॉलर सेल्स है, यानी कि तकरीबन डबल से ज़्यादा। तो ये भी परफॉर्मेंस अच्छी है। इसी तरह से यहाँ पे डबल और उसके बाद 1.33 और सबसे कम है 1.25 कंपनी ए। तो ये परफॉर्मेंस हो गई। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास फिगर्स होंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन के डिवाइड बाय सेल्स, और उसकी हम नेट प्रॉफिट मार्जिन में परफॉर्मेंस देखेंगे। जारी बात है जिसका परसेंटेज नेट प्रॉफिट मार्जिन का ज़्यादा आएगा वो कंपनी जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही होगी। और इसी तरह से अर्निंग पावर, जिसकी अर्निंग पावर ज़्यादा होगी, मतलब ये जो परसेंटेज हमारे पास है 8.75, ये तमाम कंपनियों का हम ऐसे ही हल करेंगे। तो सबका आंसर कंपेयर किया जाएगा, जिसका आंसर सबसे ज़्यादा आएगा उसकी अर्निंग पावर ज़्यादा है, मतलब वो अपने टोटल एसेट्स पे ज़्यादा नेट इनकम अर्न करता है। ये अब एक पैटर्न सॉल्यूशन है, इसको हम यहीं पे छोड़ेंगे। पैटर्न सॉल्यूशन के बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। जी हमारे पास ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 2, जिसमें कहा गया है Cordella Corson Company has the following balance sheet and income statement for the 2002 in thousands। ये 2002 की एक इनकम स्टेटमेंट है और एक बैलेंस शीट है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मेट में। हमें चीज़ों के फॉर्मेट्स को फॉलो करना है और उनमें से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को उठाना है। बैलेंस शीट में हमारे पास करंट एसेट्स होते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे देखें करंट एसेट्स में कैश दिया हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट होते हैं, इन्वेंट्रीज करंट एसेट होते हैं। इन तीनों को ऐड करके क्या बन जाएगा, करंट एसेट्स का टोटल, जो कि हम जानते हैं कि करंट रेशो में इस्तेमाल होता है। इसी तरह से लिखा हुआ नेट फिक्स एसेट्स, ये फिक्स एसेट का टोटल है, और करंट एसेट और फिक्स एसेट को ऐड करने के बाद जो आंसर हमारे पास आता है वो है टोटल एसेट्स। तो ये हमारी बैलेंस शीट का एक हिस्सा हो गया। बैलेंस शीट का अपोजिट पार्ट जो एसेट्स के अपोजिट है वो है लायबिलिटीज का, जिसमें सबसे पहले करंट लायबिलिटीज होती हैं। करंट लायबिलिटी में अकाउंट पेबल दिया हुआ है, अकाउंट पेबल करंट लायबिलिटी है। अक्रूवल्स मींस पेबल्स, अक्रूवल्स पेबल्स को कहते हैं, ये भी लायबिलिटी है। और शॉर्ट टर्म लोन्स, ये भी लायबिलिटी है। तो इन 3 करंट लायबिलिटीज को जमा कर देंगे तो करंट लायबिलिटी का ये टोटल आ जाएगा। उसके बाद हम उसमें लॉन्ग टर्म डेट यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को जमा कर देंगे, वो 2000 है, तो वो हमारे पास टोटल लायबिलिटीज आ जाती हैं। फिर एक लिखा हुआ है यहाँ पर नेट वर्थ, ये वर्ड चेंज करके लिखा हुआ नेट वर्थ से मुराद बेसिकली स्टॉक होल्डर इक्विटी है, मींस कैपिटल की अमाउंट। स्टॉक होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी, नेट वर्थ या सिर्फ इक्विटी, ये एक ही चीज के कई नाम है। मींस शेयर होल्डर इक्विटी लिखा हो, स्टॉक होल्डर इक्विटी लिखा हो, सिर्फ इक्विटी लिखा हो या नेट वर्थ लिखा हो, तो ये एक ही चीज के तमाम नाम। उनमें 3 चीजें शामिल होती हैं हमेशा, नेटवर्थ हो या इक्विटी हो या स्टॉक होल्डर इक्विटी हो या शेयर होल्डर इक्विटी, ये एक ही चीज के नाम है 3। इनमें इस ये नाम किस चीज का है, इसका ये कंपोजिट किन चीजों का है, कंपोजिट है ये 3 चीजों का, जिनको मैं प्रीवियस लेक्चर्स में रिपीटेडली बताता रहा हूँ। 3 चीजें हैं, कॉमन स्टॉक की अमाउंट, प्रीमियम की अमाउंट, शेयर प्रीमियम की अमाउंट, और तीसरी है रिटेन अर्निंग्स। 3 अमाउंट्स को अगर हम जमा कर दें तो ये नेट वर्थ की अमाउंट बन जाती है। अब टोटल लायबिलिटीज को और नेटवर्थ को हम जमा किया करते हैं तो ये बराबर हो जाया करते हैं टोटल एसेट्स के, 7120। ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का टोटल एसेट्स का आंसर टोटल लायबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर इक्विटी के बराबर हुआ करता है।
ये हमारी बैलेंस शीट एक शॉर्ट फॉर्म में दी हुई है। उसके बाद ये राइट साइड पे एक इनकम स्टेटमेंट दी हुई है शॉर्ट फॉर्म में, जिसमें लिखा हुआ है नेट सेल और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑल क्रेडिट। ये तमाम सेल क्रेडिट पे है। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम जानते हैं कि सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दिया जाए तो आंसर हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट का। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया। उसके बाद हम माइनस क्या करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास होता है सेलिंग एंड जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो ये उन्हीं तीनों को यहाँ पे लिखा गया है। और उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस कर दें तो आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। एक बात यहाँ पे बता दूं कि अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ सेलिंग जनरल और एडमिन को ही माइनस करें तो आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। उसके बाद हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं। तो ये यहाँ पे स्टेप स्किप किया गया, फॉरन इंटरेस्ट माइनस कर दिया। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद फिर जो जवाब आएगा वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं आएगा बल्कि अर्निंग बिफोर टैक्सेस, क्योंकि इंटरेस्ट तो ऊपर यहाँ माइनस हो चुका। तो माइनस करने के बाद आप क्या माइनस करना, बिफोर टैक्सेस मींस कि अब इसमें से टैक्सेस माइनस होने वाले रहते थे तो वो टैक्सेस हमने इसमें से माइनस कर दिए। जब वो माइनस हो जाएंगे तो फिर जो आप प्रॉफिट आएगा उसके कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। ये हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आ गया। अब नीचे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी तरफ जाते हैं। नोट्स में कुछ बातें लिखी हुई हैं। नोट्स में क्या रहे हैं, करंट पीरियड्स डेप्रिसिएशन इज 480। ये याद रखें, कंसीडर करें कि करंट पीरियड की डेप्रिसिएशन है वो $480 है। एंडिंग इन्वेंट्री फॉर 2001 इज 1800 वाज 1800, और क्लोजिंग इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री साल के आखिर की जो इन्वेंट्री है वो उसकी अमाउंट $1800 है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कंप्यूट द करंट रेशो। सबसे पहले हमें मालूम करनी है करंट रेशो। तो करंट रेशो मालूम करने के लिए हम जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या है। प्रॉब्लम 2, इस सवाल में हम देखेंगे करंट एसेट का फिगर कितना है। करंट एसेट के फिगर को हम माइनस करें, डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटीज पे। ये हमारे पास दिया हुआ है जी करंट एसेट की अमाउंट है 3800, और इसके मुकाबले में लायबिलिटी साइड पे ये करंट लायबिलिटीज हैं 1680। तो इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट करंट रेशो के बारे में पता चल जाएगा। ये हमारा फर्स्ट रेशो है जो हमें रिक्वायर्ड है जी। तो नेक्स्ट, current assets amount 3800 divided by 1680, 3800 divided by 1680। इसको हम हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा हमारा करंट रेशो का आंसर। कैलकुलेटर पे से हम सॉल्व कर देते हैं। 3800 divided by 1680, it will be equal to 2.61। यहाँ पे 2.61 के आगे 9 भी है, तो अगर हम इसको राउंड करना चाहें तो ये बनेगा 2.262, या इसको 2.26 लिख लें तो भी हमारे लिए ठीक है। राउंड ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2.26 ये इसका करंट रेशो का आंसर हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास बी रिक्वायरमेंट देखते हैं और उसके मुताबिक उसका फॉर्मूला लगाएंगे जी। बी रिक्वायरमेंट है एसेट टेस्ट रेशो। एसेट टेस्ट रेशो से मुराद है क्विक रेशो। तो क्विक रेशो का फॉर्मूला जी, ये हमारा फार्मूला होता है करंट रेशो, क्विक रेशो का। क्विक रेशो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस।
कि आपके पास जो करंट एसेट्स का फिगर दिया होता है उस फिगर में से अगर आप इन्वेंट्री की अमाउंट को माइनस कर दें और प्रीपेड एक्सपेंसेस की अमाउंट को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाते हैं क्विक एसेट्स। उनको अगर हम डिवाइड कर दें अपने करंट लायबिलिटीज के टोटल पे तो जो जवाब आएगा वो कहलाएगा क्विक रेशो। इसी क्विक रेशो का ही दूसरा नाम है हमारे पास एसेट टेस्ट रेशो। तो इसी को अब हमने हल करना है। जी हमारे पास करंट एसेट्स का फिगर दिया हुआ है 3800 और इसमें इन्वेंट्री का फिगर दिया हुआ है 2100। यानी कि इस 3800 में से हमें इस 2100 को पहले डिडक्ट करना होता है, उसके बाद हम इसको आगे हल कर सकते हैं। 3800 माइनस 2100। प्रीपेड एक्सपेंसेस हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई कैश में या करंट एसेट्स की लिस्ट में प्रीपेड एसेट्स नहीं है। ये कैश है, ये अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री, इन तीन चीजों को मिला के करंट एसेट बना हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है। तो सिर्फ इन्वेंट्री हमारे पास है फार्मूले से रिलेटेड जो हम माइनस कर सकते हैं। 3800 में से माइनस करेंगे 21। जी यहाँ पे हमारे पास करंट लायबिलिटी की अमाउंट है 1680। ये हमें इसमें से आंसर फाइंड आउट करना है। $3800 माइनस 2100, तो ये हमारे पास रिमेनिंग बचेगा and divided by 1680, 1.01। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्विक रेशो 1.01। तो ये हमारे दो फार्मूले हल हो गए। इसके बाद हम चलते हैं रिक्वायरमेंट सी वाले फार्मूले पे, वहां पे हमसे क्या रिक्वायर्ड है। जी ये दो फार्मूले होने के बाद नेक्स्ट हम चलते हैं रिक्वायरमेंट सी में लिखा हुआ है द एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड मालूम करना है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला हम जानते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला लिखेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल multiplied by 360 divided by credit sales। अगर हम अपने एवरेज अकाउंट रिसीवेबल को मल्टीप्लाई करें 360 यानी कि साल के दिनों के बराबर और डिवाइड कर दें क्रेडिट सेल्स से, तो हमें मिल जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड का आंसर। ये एक शॉर्टकट फार्मूला था लास्ट रेशियोज के लेक्चर्स में, जब मैंने रेशियो के फार्मूले इंट्रोड्यूस करवाए थे तो उस लेक्चर में मैंने ये फार्मूला भी बताया था कि एवरेज अकाउंट रिसीवेबल को अगर हम डेज इन ए ईयर से मल्टीप्लाई करें और क्रेडिट सेल से डिवाइड करें तो हम डायरेक्टली एवरेज कलेक्शन पीरियड हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल जो दिया होता है वो होता है बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। करंट एसेट्स में अकाउंट रिसीवेबल है 1300 को हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 365 से और डिवाइड करेंगे सेल की अमाउंट से। तो ये डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा उस आंसर को हम लिखेंगे अपने 1300 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल। तो यहाँ पे क्रेडिट सेल की अमाउंट दी हुई है इनकम स्टेटमेंट में, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑल क्रेडिट और अमाउंट है 12,680। तो 12,680 पे इसको हमने डिवाइड कर देना और उसके बाद जो आंसर हमें मिल जाएगा वो आंसर हमारा होगा अकाउंट्स रिसीवेबल एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसको हम कैलकुलेटर पे हल करते हैं। 1300 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय 12,680
680, तो ये आ जाएगा 36.9, इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर देंगे 37। तो ये पीरियड का आंसर हमेशा डेज में आता है क्योंकि हमने डिवाइड भी सेल इन डेज इन ईयर पे किया है, तो ये आ जाएगा हमारा 37 डेज एवरेज कलेक्शन पीरियड। नेक्स्ट हम चलते हैं जी रिक्वायरमेंट डी। रिक्वायरमेंट डी क्वेश्चन में है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फाइंड करें। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फार्मूला हम लिखेंगे, ये फार्मूला बराबर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कि हमारे पास जो बिजनेस में एवरेज इन्वेंट्री गिवन होती है उस पर अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला क्लियर हो जाएगा। तो अब सवाल में हमें ढूंढनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ इनकम स्टेटमेंट में मिलेगी आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8,930 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। और दूसरा हमें चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है कि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री होगी और हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री होगी। उन दोनों इन्वेंट्रीज को अगर हम जमा करके 2 पे तकसीम कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगी एवरेज इन्वेंट्री। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री ना हो, जैसे यहाँ पे इस सवाल में ओपनिंग इन्वेंट्री का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पे नोट्स में आपको मिलेगा कि ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में जिक्र दिया हुआ है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री फॉर 2001 वाज 1800। और जो ये बैलेंस शीट हमें दी गई है हल करने के लिए, ये आप इसकी डेट चेक कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट है 2002 की। मींस कि हमारे पास यहाँ पे जो इन्वेंट्री दी हुई है, ये इन्वेंट्री 2100 क्लोजिंग इन्वेंट्री है और ये इन्वेंट्री 1800 ये हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है। तो इन दो इन्वेंट्रीज को हमें ऐड करके 2 पे डिवाइड करना होगा तो आंसर मिल जाएगा एवरेज इन्वेंट्री का। अगर दोनों में से एक इन्वेंट्री दी हो, दोनों में से दोनों ना दी हो, एक दी हो, तो जो एक दी होगी हम उसी को अपनी एवरेज कंसीडर कर लेंगे। बहुत सारे सवाल में ऐसा होता है कि बैलेंस शीट में ओपनिंग इन्वेंट्री अक्सर नहीं दी होती, तो जो भी एंडिंग इन्वेंट्री दी होती है उसी को हम अपनी एवरेज समझ लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री भी है, एंडिंग इन्वेंट्री भी है। 1800 प्लस 2100 इन दोनों को हम ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करके एवरेज लेंगे और वो एवरेज हम अपने फार्मूला में लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 8,930, तो ये 8,930 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के तौर पे हमने लिख दिया। इसमें हमने डिवाइड करना है एवरेज इन्वेंट्री को। एवरेज इन्वेंट्री में हमारे पास एक इन्वेंट्री है 1800 जिसमें हमें प्लस करना है 2100 को और डिवाइड करना है 2 पे। तो ये नीचे वाला आंसर पहले हल होगा, उसके बाद ऊपर वाले आंसर से इसको हम डिवाइड कर सकेंगे। दैट विल बी इक्वल टू, ये अब हो जाएगा 8930 डिवाइडेड बाय, इसकी एवरेज आप फाइंड कर लें जी कि एवरेज है 18 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 19.5 मींस 1950। तो ये इसकी एवरेज इन्वेंट्री बन गई 1950। अब इस एवरेज इन्वेंट्री को आप हल कर सकते हैं 8930 डिवाइडेड बाय 1950, ये जी 4.58 इसका आंसर है। 4. ये हमारा क्वेश्चन इन्वेंट्री टर्नओवर का जो रिक्वायरमेंट था ये भी हल हो गया कि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8930 दिया हुआ है, इसकी अमाउंट पे हमें डिवाइड करना था एवरेज इन्वेंट्री को
और एवरेज इन्वेंट्री से मुराद है कि ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो बनेगी एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का आंसर हमारे पास आ रहा है 1950 1950। इसको हम नीचे डिनोमिनेटर में रखेंगे और 8930 को डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर पे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.5। जी, ये हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर जो टाइम्स में आ जाता है, क्योंकि 4.58 के इन्वेंट्री टर्नओवर का आंसर हम टाइम्स में लिखते हैं। उर्दू में से हम कहते हैं गुना कितनी मरतबा इन्वेंट्री आपने साल में सेल की है, परचेज की है। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट डी हल हो गया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है इसमें वो है डेट टू नेटवर्थ रेशो। अब ये जो फार्मूला डेट टू नेटवर्थ, इस किस्म के कई फार्मूले हम बना सकते हैं। आप टू लगाने के बाद कंपैरिजन कर रहे होते हैं, इससे जो प्रीवियस वर्ड लिखा हुआ है द डेट, आप इसकी अमाउंट को डिवाइड करें टू से आफ्टर जो वर्ड आ रहा है इस पे, तो डेट टू नेटवर्थ मतलब डेट को डिवाइड करेंगे नेटवर्थ पे। तो ये फार्मूला बिल्कुल सीधा सा है, हमारे पास डेट की अमाउंट गिवन है, जैसे ये लिखा हुआ लॉन्ग टर्म डेट, तो ये लॉन्ग टर्म डेट है 2000, इसकी अमाउंट को हमें डिवाइड करना है, इसके नीचे लिखा हुआ नेटवर्थ इस पे, तो ये रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाएगी। तो फार्मूला है द डेट टू नेटवर्थ रेशो, यानी कि डेट को नेटवर्थ पे डिवाइड कर दें, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, रिक्वायरमेंट हल हो जाएगी। डेट टू net worth ratio is equal to debt divided by net worth। ये बहुत आसान बिल्कुल सीधा फार्मूला, इसकी तमाम इंफॉर्मेशन गिवन है। डेट की अमाउंट यहाँ लिखेंगे, डेट यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास सवाल में, लॉन्ग टर्म डेट 2000 और नेटवर्थ ये 3440, 2000 डिवाइडेड बाय 3440, इनको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये फॉर्मूला हल हो जाएगा। इट इज इक्वल टू 0.58, तो ये इसका आंसर है 0.58। डेट टू नेटवर्थ रेशो इट इज लेस देन 1। जब तक कोई डेट जो है वो इक्वल टू 1 नहीं हो जाता तब तक अलार्मिंग सिचुएशन नहीं होती, जब तक 1 से कम रहता है तब तक एक्सेप्टेबल पोजीशन में रहता है। उसके बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट एफ है जी, लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन रेशो। अब जब ये फार्मूला हम हल करेंगे तो लॉन्ग टर्म डेट से बना, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट की अमाउंट 2000 जो है वो गिवन है, ये 2000 लॉन्ग टर्म डेट की अमाउंट यहाँ पे दी हुई है। नीचे डिवाइड करना है इसे कैपिटलाइजेशन, टोटल कैपिटलाइजेशन। टोटल कैपिटलाइजेशन से मुराद है वो पैसे जो आप बिजनेस में लगा के काम कर रहे हैं, इसको हम फंड भी कहते हैं, इसमें लोन्स भी शामिल है और इसमें नेटवर्थ की अमाउंट भी शामिल है। मींस इस 2000 को डिवाइड करना है इन दोनों अमाउंट्स के टोटल पे, तो ये हमारे पास फार्मूला हल हो जाएगा। ये फार्मूला है डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू डेट divided by debt plus net worth। अगर हम डेट की अमाउंट को डेट प्लस नेट वर्थ पे डिवाइड करें तो ये टोटल कैपिटलाइजेशन का अमाउंट आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 2000 प्लस 3440। नेटवर्थ की अमाउंट अभी ऊपर वाले फार्मूले में हमने हल की थी, तो इसका आंसर हम कैलकुलेटर पे हल कर सकते हैं। 3440 प्लस 2000, ये टोटल हो जाएगा 5440। तो इस अमाउंट को हमने डिनोमिनेटर में इस्तेमाल करना है, 2000 डिवाइडेड बाय 5440।
इट विल बी इक्वल टू 0.36। यहाँ 7 है तो हम इस 6 को भी अप्रॉक्सीमेट कर देंगे, 7 नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में ले जाएंगे, नेक्स्ट डेसिमल में, तो ये आंसर आ जाएगा 0.37। ये हमारा डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन जो है वो सॉल्व हो गया। उसके बाद हमारे पास जो फार्मूला है उसकी तरफ जाते हैं। फार्मूला नेक्स्ट रिक्वायर्ड है द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एक सीधा फार्मूला है। इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी मार्जिन के फार्मूले हैं उनमें हम जिस चीज का मार्जिन मालूम करना चाहते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं सेल्स पे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। इसलिए ये फार्मूला बहुत आसान है। नेट प्रॉफिट मार्जिन को भी आप ऐसे ही हल करेंगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स। तो यहाँ सवाल में हमारे पास दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, ये नेट इनकम में 3750 और सेल दी हुई है 12,680। तो हम इसके अमाउंट को 3750 को डिवाइड करेंगे, 3750 डिवाइड बाय 12,680, ये हमारी सेल की अमाउंट है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। 3750 डिवाइडेड बाय 12,680, ये आ जाएगा जी 29.5। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 29.5%। जिस चीज़ को भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं वो परसेंटेज बन जाती है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करते भी हम इसीलिए ताकि हम परसेंटेज में आंसर ले सकें। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है जी एच रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन फाइंड करें। नेट प्रॉफिट मार्जिन से मुराद के नेट प्रॉफिट को सेल्स पे डिवाइड करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट या नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां पे अब हमें नेट प्रॉफिट का फिगर देखना है और सेल्स का। तो ये हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जो होता है ये हमारा नेट प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट आफ्टर ये हमारा इक्वल आ जाएगा 5.29%।